फ्रांस से आई हूँ और पेरिस सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी ऑफिसर हूँ। आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह गंगा मैली हो रही है उस तरह से आगे हमारी सेवा भी नहीं हो पाएगी और हम लोग खुद दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए इस पर और ध्यान दें और माँ गंगा को सिर्फ नमन ही नहीं बल्कि उनकी स्वच्छता के लिए भी कार्रवाई करते रहें। सभी काशीवासियों को नमस्कार। और आप सभी से एक गुहार है, आग्रह है कि अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के गंगा स्वच्छता पे भी ध्यान दें, क्योंकि हम काशीवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे बढ़ के इस कार्य में सहयोगी बने। और सभी माता बहनों से धर्म के नाम पे जो लोग मूर्ति अपने कपड़े यहाँ पे प्रभावित करके जाते हैं उससे भी गंगा दूषित होती है। तो कृपया इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। हर हर गंगे नमामि गंगे। ठीक है सब कल मतगणना हुई है वहीं मुजफ्फरनगर में जो भाजपा प्रत्याशी संजीव बाला वे हार गए। तो वही बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि जो बीजेपी की इस बार हार हुई है वो बीजेपी के अंदर जो आस्तीन के सांप छुप गए हैं उनके कारण हुए। क्या कहेंगे आप इसको? भाई हमने तो पहले ही बताया था कि बीजेपी के कैंडिडेटों को उनके नेता हरा रहे, जिन्हें ये है कि मेरा नेता तो हार जा, सरकार हमारी आ जा, लेकिन हमारा वाला एमपी हार जा और आगे टिकट हमको भी लगा। तो ये सब की प्लान थी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हार हुई है संजीव बालन जी की तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे थे लेकिन रुक गए। अरे तो हार जीत कोई बड़ी हार जीत नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी जीत है। कई लाख से किसी की जीत होगी, ये तो होती रहे भाई। चुनाव है, अगर पहले खेल होते थे सेमीफाइनल, उसमें तो लास्ट में तो दो ही तो टीम बचती थी। तो ये है कि जब निश्चित है कि हार जीत होनी है, ना बराबर छूटने, तो हार जीत तो होती रहे। दो बार का ठीक इनका रहा, अब जनता की वो है। और जब 20-25 हज़ार से ज़्यादा हार जीत का कोई वो अंकन नहीं कर सकता कोई पहले। ठीक है साहब, क्या लग रहा है इस बार सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा या एनडीए गठबंधन बनाएगा? भाई ताल है, जो 2-3 ग्रुप हैं बड़े, वे अपने सौदेबाजी करेंगे और जहाँ से उनको ठीक हो जाएगा वे वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन लगता है कि पहले मोदी जी को बुलवाएंगे इसी को, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, बड़ी पार्टी है ये, तो इन्हीं को पहले बुलवाएंगे। अब की बार यूपी में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीट मिली है। देखो क्या है कि कर्मकांड बीजेपी और ने पूरे कर रखे थे। जितनों के पर्चे कैंसिल हुए, अगर एक जगह 1200 आदमी के पर्चे कैंसिल हुए एक जिले में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र में, तो वे तो विरोधी हुए ना। उन्होंने कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा काम करा। तानाशाही तरीके से काम नहीं चलता। आप जबरदस्ती प्रधानों को, बीडीसी को, इनको, जिला पंचायत को, उनके साथ में आप जबरदस्ती करोगे तो नाराजगी तो रहेगी ना। ये पूरे यूपी का हाल रहा। ठीक है साहब, क्या तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे क्या पता, हम कहा ज्योतिषी है भाई, क्या पता क्या होगा, तो उनकी पार्टी का मामला। एनडीए की बैठक और इंडिया गठबंधन की बैठक जो है चल रही है, नीतीश जो है उसमें एक प्रमुख माना जा रहा है। आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? भाई नीतीश कुमार को जहाँ फायदा होगा तो वहाँ पर चला जाएगा। और लुटेरों को लूटना कोई अपराध थोड़ा है, वो भी अपनी ठोक का बातचीत करेगा। ठीक है साहब, आपने कहा था 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाएगी एक किसान बड़ा आंदोलन रहेगा, किसानों को तैयार। देखो किसकी सरकार बनती है, देश में भूमि अधिग्रहण के इशू है। आज व्यापारी किसानों की जमीन को लूट रहा है। एमएसपी गारंटी कानून, जहाँ से नीतीश कुमार आते हैं वहाँ पे मंडियाँ बंद है, वहाँ पे भी बड़े आंदोलन होंगे। सरकार किसी की बने, नीतीश कुमार कहीं पे भी रहे, लेकिन जो बाजार समिति है, मंडियाँ हैं, बिहार का आंदोलन चलेगा, वो सरकार में किसी की में भी रहे। ये दिक्कत हैं जो किसान की है, ये आदिवासियों की समस्याएं हैं पूरे देश भर में। तो आंदोलन अब आंदोलन की तैयारी रहेगी मुजफ्फरनगर? देखो मुजफ्फरनगर से नहीं है, तो आंदोलन तो पूरे देश भर की समस्या उठते हैं तो आंदोलन होते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने वो बातचीत का भी रास्ता खोल कर रखे। तो सरकार बनने के बाद पहले बातचीत, उसके बाद बातचीत तो होनी चाहिए भाई। पहले सरकार रही 22 जनवरी 2021 के बाद में, मतलब उसने कोई बात किसी से नहीं करी।
22, 23 और 24 3 साल हो गए। अजय मिश्र टेनी सहित जो है कई मंत्रियों जो है हारे हैं इस चुनाव में। भाई ये तो हार जीत तो लगी रहे भाई। ट्रेन साहब का भी बड़ा हो रहा, पूरी आफत रही पूरे देश भर में, तो सजा तो देती है ना, जो जनता है वो सजा तो देती है, ठीक। लेकिन कहेगी नहीं कुछ भी। जैसे समुद्र में अगर उछाल ना आवे और लहरें नहीं आ रही तो इसका मतलब गहराई थोड़ा उसकी कम हो जाएगी। तो जनता ज़्यादा गर्म नहीं थी, अब का वो साइलेंट काम कर रही थी और उसने अपना काम करा है, वो बताएगी भी नहीं किसी को। ठीक है। बचाव के लिए क्या चीज़ें बांटी जा रही हैं पुलिस को? इस समय हीट वेव का प्रकोप चल रहा है और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का आदेश आया था कि पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं कि कहीं उनको लू न लग जाए और बीमार न हो जाएं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पानी की बोतल, ORS के पैकेट और छाछ और अन्य कुछ सामग्री बांटी गई है। और जगह जगह थानाध्यक्षों को, प्रभारी निरीक्षक को और CO साहब को, अपर साहब को, सभी को निर्देशित किया गया कि जो जहां जा रहे हैं, हमारे जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको यह उपलब्ध कराएं, साथ साथ अवगत कराएं कि प्रतिदिन कम से कम 1 ORS का पैकेट 1 बोतल पानी में घोर कर पिएं। यहाँ तक कि जो कोई असहाय व्यक्ति दिखता है उसको भी ये व्यवस्था करा दें जिससे किसी की हीट वेव के कारण मृत्यु न हो। आपका नाम? मेरा नाम रियाज है जी। जिले अस्पताल आए जी, पोस्टमार्टम क्या मामला हुआ? जी बिनोली मेरा रिश्तेदार है अख्तर, वो बिनोली थाने में होमगार्ड है जी। 112 पे आजकल ड्राइवर की ड्यूटी पर काम कर रहे हैं जी। तो मेरी भांजी है मामाओं में बच्ची का, वो करीब 3:45 बजे घर से मस्जिद के लिए गई थी पढ़ने। दोनों बहन भाई गए थे। वो लड़की मस्जिद जाके सिर में दर्द था, वापसी आ गई, मस्जिद से वापसी आ गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। पूरी रात हमने छानबीन करी, थाने में तहरीर दी, ढूंढते रहे, नहीं मिली। आज करीब 11:30 पौने 12 बजे के करीब मेन बाज़ार में ही कोई सत्ते का स्टोर है वहाँ गली में, उसके हमें डेड बॉडी प्राप्त हुई। क्या लग रहा है आपको? जैसे बच्ची है, ना सोच है, ये घटना हुई। बच्ची तो जो जिस हालत में मिली थी उसका गला, मैं उसके दुपट्टे से गला घोट रखा, उसका फांसी लगा रखी गले। क्या सकते हो आप? क्या कह सके जी? पुलिस से क्या कहना चाहोगे भाई? तो हम तो ये चाहें जी, ये केस खुल है किसी भी तरह से, हर हालत में केस खुलना चाहिए, सजा लोगे? दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर 48 घंटे में हत्या का मुख्य आरोपी बिलाल का मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला, किस मामले में वांछित है? दिनांक 4 को रात्रि में 10-11 बजे के आसपास थाना लोहिया नगर अंतर्गत जुर्रानपुर एक स्विमिंग पूल के परिसर में एक अरशद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में एक आरोपी दानिश को पुलिस द्वारा पकड़कर जेल भेजा चुका है। आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना का मुख्य आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो यहाँ चिदौड़ी पुलिया के पास उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया है। इसमें बिलाल घायल हुआ है। जानकारी करने पता चला कि इस पर लगभग 8 मुकदमे मर्डर, लूट और चोरी के हैं और इसके पास मौके से एक स्कूटी और एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें .32 बोर के 3 जिंदा कारतूस हैं और एक कारतूस का खोखा मिला हुआ है। इसको अस्पताल भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट मौके पे है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कितने लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं? इसमें 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें एक आरोपी का कल ही गिरफ्तार करके न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। बिलाल की भी मुख्य आरोपी था, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। जल्द ही हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। खुलासा क्या है, क्या पूरा मामला? जैसा आपको मालूम है, कल एक 8 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी बिनौली में कस्बे के में बरामद हुई थी और जानकारी हुई कि उसकी गला घोट के हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया था और किसी भी प्रकार के उसके साथ बलात्कार अन्य की बात प्रकाश में नहीं आई थी। कल हमारी टीम लगी रही और जो वहाँ कैमरे लगे हैं कस्बे, उसको हम लोगों ने काफ़ी खंगाला। जानकारी हुई कि एक लड़का उसमें बार बार गली में आ जा रहा है और लड़की का भाई ही था, लगभग 14 साल उसकी एज थी। आज उसे बुलाया गया था, उससे बातचीत, उसने घटना करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चूँकि ये लड़की, हम दोनों घर में रहते हैं और मेरे फादर मदर अलग है, बच्ची के अलग हैं और हम दोनों अडॉप्टेड सन और डॉटर हैं इनके, हमारे स्थानीय होमगार्ड के। ये लड़की हमारी मम्मी से शिकायत बहुत करती थी और मम्मी मुझे पीटती हुई थी। 4 तारीख को भी उसने कंप्लेंट की हमारी अपनी पिटाई के लिए अपनी माँ से
और माँ ने उस बाल अपचारी की पिटाई कर दी, उससे नाराज़ हो गया और शाम को लगभग 3:30 बजे अपने घर से उस बच्ची को मस्जिद में पढ़ाने के बहाने लेकर निकला और चला गया उस गली में, और जहाँ उसने उसी के चुट से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और बाद में अपने घर चला आया था। पूरी घटना वर्कआउट है, क्योंकि वो बाल अपचारी है, बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए हम नाम नहीं आपको बता सकते हैं। पूरी घटना उसने कन्फेस की है और उसको हम जेजे बोर्ड में पेश कर रहे हैं। कौन है ये? लड़का कहाँ गए थे? क्या हो गया इनको? नरेगा में रहे, मत पता नहीं काहे तो काहे से एक्सीडेंट हुआ है? मोटरसाइकिल से ही रहे? अच्छा, तो हालत कैसी है इनकी? हालत कैसी है? बोला तो नहीं ना। क्या नाम है लड़का तुम्हारा? सर, एक एक्सीडेंटल मामला आया है, 2 लोग आए हैं, क्या है पूरा सर? 2 लोग आए एक्सीडेंट करके, जिसमें एक नाम विपिन कुमार है, पूरी चेतु सिंह गुरुआ का रहने वाला है, जो मृत अवस्था में लाया गया है। उसका दूसरा सहयोगी संजीव कुमार है, जो घायल अवस्था में है, उसको जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया है। हालत कैसी है सर इसकी? संदीप कुमार की हालत ज़्यादा नाजुक है क्या सर? संजीव कुमार की हालत नाजुक है, इसलिए उसको जिला अस्पताल में है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद में आपने आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है। नहीं, मैंने पार्टी के अंदर नहीं कहा भीतरघात। मैंने कहा है कि अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के, कुछ ने, जो अधिकारी ऐसे भी निष्पक्ष हैं, जो डेड ऑनेस्ट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक साजिश हुई और बहुत मोटा पैसा देकर के की पोस्ट पर नियुक्त हुए एक योजना के तहत, और जो भाजपा की मजबूत सीट थी वहां उन्होंने पोस्टिंग पा करके पूरी पार्टी को बंटाधार करने का जो समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की मंशा थी, उसको इम्प्लीमेंट किया। जो योजना दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में कांग्रेस के में जो राहुल जी की लीडरशिप में बनी कि जातियों में भारत को बांटिए, विद्वेष फैलाइए, उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे। क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम हुए, उनमें इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, कहाँ से फंडिंग हुई, ये कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया अधिकारी ने, क्योंकि आचार संहिता लगी तो उसमें जिम्मेवारी अधिकारियों की थी। इसी तरह से गुर्जर राजपूत जो एक ही जाति है, दोनों को लड़ाने का प्रयास हुआ, उसको तो समाज ने कवर कर लिया। दलित समाज में जो जम्मू कश्मीर में माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 समाप्त करके जो दलित समाज का आरक्षण मारा गया था, मुस्लिम समाज को मिलता था, उसको बहाल किया। अखिलेश जी ने प्रोन्नति में जो रिजर्वेशन था SC ST का, उसको समाप्त किया, उसको हमने बहाल किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थों को हमने जो वहाँ डेवलप किया, दलित समाज के लिए तमाम स्कीम हमने चलाई, और कांग्रेस ने हमेशा बाबा अम्बेडकर साहब को हराने का काम किया। तो बाबा साहब के सपने को सही मायने में अगर पूरा किया तो वो माननीय मोदी जी ने किया, वो दलितों के, किसानों के मसीहा ना बन जाए और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप ना हो जाए। उनकी कहीं ना कहीं कामयाबी हरियाणा में जो जातियों में बांटने की थी, राजस्थान में थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कामयाब हुए हैं। अब बताइए, पुलिस का ये तांडव नहीं था कि गाजियाबाद में अकेले 10,000 गाड़ियों को नोटिस दिया गया, जो 99% बीजेपी कार्यकर्ता थे कि गाड़ियां जमा करिए चुनाव के लिए। लोग वहां से अपने परिवार को लेकर के दूसरे राज्यों में चले गए। इसके अलावा तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के 151 में मुचल के गुंडा एक्ट जिला बदर किया गया, और जो अपराधी थे बड़े बड़े, उनको कुछ नहीं किया गया। तो पूरी तरह से जिस तरह चुनाव में अभी हमारे एक पार्षद को, दलित समाज के को, उस पर डकैती लगा के जेल भेज दिया गया। तो जो पूरी तरह से जो आचार संहिता का लाभ लेकर के जो उन्हें ऊपर से निर्देश था कांग्रेस सपा के लोगों का, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया। लौनी के लोग और खासतौर से गाजियाबाद के लोगों को बधाई कि उन्होंने कम से कम 1.5 लाख वोट का नुकसान अधिकारियों ने करने की कोशिश की, फिर भी हम लोग एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लालजी वर्मा, किसी समाज का कोई नेता हो, वो सम्मानित होता है, उसके घर में कूद करके बिना वजह पूरे दलित, हमारे कुर्मी समाज को जो एक बड़ी संख्या है, जो अयोध्या जी से लेकर के बांदा तक बड़ी संख्या में, उसको नाराज करने का काम किया। तो कौन कर रहा था? तो ये सारी साजिशें थी जिससे कि लोगों को लगे कि भाजपा की सरकार है। अब लोगों को तो पता नहीं है कि आचार संहिता में किसी की सरकार नहीं होती, और वो सारा बंटाधार करने का काम उन अधिकारियों ने किया है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे भी। केंद्रीय मंत्री की रिपोर्टिंग की बात आपके द्वारा कही गई। देखिए, जो किसान आंदोलन चला, तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत कहते रहे, ये बिल अगर हमारे लागू हो जाए तो हम लोग, हिंदुस्तान का किसान दुनिया का सबसे अमीर किसान बन जाएगा। सर, एक कार्रवाई हुई है, उसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, तो क्या है पूरा मामला? ये विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर एवं अन्य हेड कांस्टेबल है, कुल मिलाकर 6 लोग, जिनके विरुद्ध आचार संहिता के दौरान विभिन्न प्रकरणों को लेकर जांचें प्रचलित थी। दोषी पाए जाने पर उनमें से 6 लोगों को आज सस्पेंड किया गया है और उनके विरुद्ध
विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अभी प्रचलित है और सभी को कठोर दंड से दंडित किया जाएगा। टप्पेबाजों का गैंग पकड़ा है, पुलिस ने खुलासा किया है, कई मामले उन पर निकले हैं। पूरा मामला कहाँ का ये गैंग है और कहाँ इनके मुकदमे दर्ज हैं, क्या क्या बरामद उनसे? देखिए, थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इसमें एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये वहाँ के जन्नत नगर क्रॉस ईरानी कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ का मोहसिन नकवी वहाँ 5-7 बार जेल गया है, वहाँ बहुत बड़ा टप्पेबाज था। जब वहाँ की पुलिस इसके पीछे पड़ी तो मुंबई ठाणे में गए सब, वहाँ से भी जेल गया। वहाँ की पुलिस पीछे पड़ी तो फिर आके आगरा में बस गया 5-6 साल पहले से। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं सब, और इसके बाद आसपास के जनपदों में ये सब टप्पेबाजी का काम करने लगे। इनका मोडस ऑपरेंडी है, महिलाएं भी साथ में रहती हैं, महिलाओं से आगे चेकिंग हो रही है, सम्मोहित कर करके उनके गहने उतरवा लेना। बुजुर्ग लोगों को देख के बैंक से जा रहे हैं, बिस्किट का कुछ लगा दिया घोल की, बाबा गंदगी लग गई, जैसे वो धोने लगे वो बैग लेके चला गया, या और जगह भी जा करके इस तरह से बैग उठा करके चले जाना। हमारे यहाँ मार्च से ले करके अब तक 5 टप्पेबाजी की घटनाएं किए हैं और सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे बिल्कुल मैच कर रहा है इनसे। तो इसमें अभी 3 लोग, मोहसिन नकवी, उसका एक लड़का, एक और बंदा है, 3 लोग बाहर हैं, बाकी 3 महिलाएं और 2 लोग, उसमें एक सुनार भी है जहाँ पे आगरा में लोग बेचते थे, वो पकड़े गए हैं। 3.5 लाख की रिकवरी है, जिसमें 1,36,000 नगद है। बाकी शेष का जो है 2 अंगूठी, 2 पैंडल और इस तरह से सोने चांदी के सामान बरामद हुए हैं। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी टीम को हम अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी मैं देता हूँ। और इस पूरे गैंग के विरुद्ध मैं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करूँगा। और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके कितने क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, पूरे गैंग की, कर्नाटक से लेकर के मुंबई से लेकर के हम लोग पता करेंगे और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें आधार कार्ड कई और पैन कार्ड भी बरामद, क्या ये इनका प्रयोग बदल कर या कई आधार कार्ड इनके पास आपने देखा है अभी एक व्यक्ति के कई आधार कार्ड हैं और फोटो वही है, पिता का नाम अलग है, अभी पिता का नाम है तो दूसरे का नाम अलग है, फोटो वही है, पैन कार्ड भी अलग है। पूरा गैंग एक जो है एक संगठित गिरोह के तरह कार्य कर रहा था और ये हमारे जनपद एटा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस पर मैं अच्छी बिल्कुल पुलिस ने एक अच्छा प्रयास किया है। अगर आप बताना चाहें तो पुलिस किस तरह इन तक पहुँची, जरा इसका थोड़ा सा खुलासा। देखिए, पुलिस जो है इसमें सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग पहुँचे जाए, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है और इनके दुखद परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। हमको इंसाफ चाहिए। जब हमें जानकारी मिली तो हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब खड़खड़ाहट की आवाज़ आई तो हम लोगों ने देखा रोड के तरफ, कुछ दूर घसीटते हुए गए, फिर गाड़ी पीछे किए, फिर आगे किए, फिर गाड़ी पीछे किए, फिर आगे गाड़ी किए। वो गाड़ी 4 व्हीलर थी, सफ़ेद कलर। गाड़ी का नंबर पता है आपको? नहीं, हमें गाड़ी का पता नहीं है। अच्छा, वाइट कलर गाड़ी थी, वाइट कलर की गाड़ी थी। कई चक्कर उनके ऊपर चढ़ाएगी, उसके बाद तब फिर वो लेके भागा। अच्छा, तब आप जब आपको पूरी जानकारी हुई तो आपके भाई वहाँ रोड पे थे कि आप लोग कहीं उनको हॉस्पिटल या कहीं? तो पुलिस उनकी तब तक मृत्यु हो गई, एम्बुलेंस आई, पुलिस उनको अपने बैग में भरी और ले गई। अच्छा, आप लोगों ने FIR किया है? जी। क्या प्रशासन से आपको कुछ आश्वासन मिला है? जी। क्या मिला है आश्वासन? कि हम इसको जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आगे पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोग कुछ उस पर विचारधारा करेंगे? जी, उस पर विचार किया जाएगा, अगला अग्रिम कदम हमारा क्या होगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा। दिनांक 3 जून को ग्राम गोदरी, जो कि थाना फतेहपुर 84 क्षेत्र में आता है, वहां पर एक अक्षत नाम के बच्चे का, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी, उसका शव एक बोरी में वहां पे सुरेश नाम के व्यक्ति के घर में भूसे के ढेर में मिला था, जिस घर पर फतेहपुर 84 ने पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए उसमें मधु नाम की महिला, जो कि उम्र लगभग उसकी 19 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है
पूछताछ में पता चला कि मधु जो है अपने बहन की देवर के साथ चली गई थी, जिसको आए दिन गांव की ही अक्षत की मां उसे चिढ़ाती रहती थी, जिसका बदला इसने उस बच्चे के गला को काट करके लिया था और इस तरह से इस हत्या का सफल अनावरण करते हुए मधु को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 6/6/24 को एसओजी सर्विलांस टीम और रेडर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रेडर लगामपुरा रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बाइकों पर सवार अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग किया गया, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ तथा 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक भागने में सफल रहा। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा तथा दिनांक 28/5/24 और 4/6/24 को चोरी तथा लूट में की गई 2 प्लेटिना मोटरसाइकिल, 1 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुआ है। सभी अभियुक्त एमपी के रहने वाले हैं। उक्त पुलिस मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सवारपुर विधानसभा के अंतर्गत जो पाली थाना में इस्माइलपुर गांव में युवराज हत्याकांड हुआ था, उसमें हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। हम थे करणी सेना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू थे। हम लोग श्रद्धांजलि सभा करके जैसे वापस आए, वहां के सत्ताबक्ष के माननीय विधायक माननीय प्रताप सिंह रानू को जानकारी हुई। वो उनके भाई ब्लॉक प्रमुख सेनानी जी वो करीब 50-60 गाड़ियां लेके पीड़ित के घर जाते हैं, उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने राजवर्धन सिंह को दोबारा बुलाया यहाँ पे नेतागिरी की तो फर्जी मुकदमा लगवा के तुमको जेल भेज देंगे और राजवर्धन सिंह को भी जेल भिजवाने का हम काम करेंगे। और ज्यादा अगर राजवर्धन सिंह इस मुकदमे में कूदेंगे, पैरवी करेंगे तो उनकी हम हत्या तक करा सकते हैं। और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना के पीड़ित को मां बहन की गालियां देते रहे। पूरे गांव क्षेत्र में दहशत का माहौल फैलाकर ये लोग वापस चले आए। इस मामले में पूरा क्या करेंगे, क्या रहेगा आप लोग? देखिए, हम लोगों को प्रशासन को हमने 6 तारीख तक का समय दिया था। अब हम लोग 10 तारीख को महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने 4 दिन का समय और मांगा है। अगर 4 दिन में कोई कार्रवाई नहीं ठोस होती है तो हम लोग महापंचायत करेंगे। पूरे देश के जितने राष्ट्रीय संगठन, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, उनको सबको आमंत्रित करेंगे। जब तक हम लोग युवराज सिंह को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, चाहे हमारी भी हत्या क्यों नहीं है। विरोधी विधायक हमारा करवाने का काम करे। देखिए, बेसिकली मलेरिया का सीजन है, उसके दृष्टिगत जिला अस्पताल का भ्रमण किया गया। ये औचक भ्रमण था और आपने देखा कि व्यवस्थाएं यहाँ मोटा मोटी ठीक हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां आई हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ज़्यादा भीड़ थे और कर्मचारी 4 थे वहाँ पे, तो सीएमएस साहब से बताया गया है कि वहाँ पे 2 और बढ़ाएं। बाकी आपने देखा कि जहाँ पे एक्सरे होता है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है और लोग भी संतुष्ट हैं। हम इमरजेंसी वार्ड में भी गए, वहाँ भी लगभग व्यवस्था संतोषजनक है। एक डॉक्टर साहबान के लेट आने की शिकायत आई है, तो उसके बारे में सीएमएस साहब को बताया गया है कि उसमें इंक्वायरी करा के जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लें। और आप लोग से भी अभी सवाल पूछा गया कहीं कोई कमी है, तो आप लोगों ने बोला मोटा मोटी सब कुछ ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अच्छे से चले, लोगों को जो बीमारी है उसकी दवाई मिले और एक संतोषजनक जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है संतोषजनक सेवा दे। गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है और उसमें काफी तो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को भरपूर मिले पूरे जिले में, इसके लिए क्या व्यवस्था है? यही है कि मीटिंग लेना, इंस्पेक्शन करना, और मीटिंग तो हमने पहले भी लिया है। इंस्पेक्शन ऐसे आज जैसे जिला अस्पताल का भ्रमण हुआ, कुछ दिनों में हम कुछ CHC पर भी जाएंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, IGRS देखेंगे। यही है, क्रॉस चेक करना है, डॉक्टर साहबान को मोटिवेट भी करेंगे। तो मोटा मोटी देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हैं लगभग। जो कमियां हैं उसको CMS साहब द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा। सर, जिले भर में दवाइयों की कोई कमी नहीं है? जिले भर में दवाइयों की कोई कमी नहीं है? अब दवाई की कमी के बारे में यहाँ तो लोगों का ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया है। जिले का आपको CMO साहब बताएंगे। सर, 16 आशाएं SP साहब से मिलने आए, क्या पूरा मामला, क्या विवाद रहा है? हमारे टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सक्रिय अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ जी के साथ जिस तरीके से अटैक किया गया है, ऐसा लगता है कि कानून के पुजारी के ऊपर एक हिस्ट्री सीटर अपराधी, मैं तो अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं लेना चाहता,
ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको मिल रहा है। आपके माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग वेल नॉन पर्सन होते हैं कानून के। जिस तरीके का अटैक हुआ है, पुलिस ने संज्ञेय धाराओं में मुकदमा लिखा है। आपके माध्यम से प्रशासन से और अभी कप्तान साहब से इस बात को कहा है कि संज्ञेय अपराध का अपराधी लगातार घूम रहा है खुलेआम और वकीलों पर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन है। मैं समय रहते प्रशासन से ये मांग करता हूँ, संज्ञेय अपराध का अपराधी जेल की सलाखों के अंदर अतिशीघ्र किया जाए। ऐसा ना हो कि पहले तो जिला, फिर टैक्स बार एसोसिएशन और उसके बाद प्रदेश की संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अधिवक्ताओं की संस्थाएं हैं, वह इस आंदोलन से जुड़ें और मैनपुरी से एक चिंगारी ऐसी उठे जिसमें बहुत सारे नेता जल जाएं। इससे पहले ऐसा अपराधी जिसने संज्ञेय अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। इस आशा और उम्मीद के साथ आज पूरे के पूरे जिले का प्रतिनिधित्व आपके सामने है। टैक्सेशन बार एसोसिएशन का प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी इस आंदोलन में है। इसलिए समय रहते इस अपराधी को जेल भेजा जाए जो लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ मिले हैं और क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? जिले के लोकप्रिय कप्तान हैं, मैंने उनसे पर्सनली भी निवेदन किया है कि ऐसा अपराधी जो संज्ञेय अपराध का मुलजिम है उसको तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आश्वासन सकारात्मक है। किसी भी संघर्ष को एक सिस्टमैटिक तरीके से लड़ा जाता है। भी धमकी देने की बात आ रही है सामने। निश्चित रूप से अपराधी जब कहीं से संरक्षित होता है, पोषित होता है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो इसी तरीके की अहंकार भरी बातें करता है। हमें लोकप्रिय जिला पुलिस कप्तान से ऐसा आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र कार्रवाई होगी और किसी भी आंदोलन की रूपरेखा सिस्टमैटिक तरीके से रखी जाती है। चूंकि टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पैड पर और विभिन्न संगठनों के पैड पर हमने अपनी बात को उठाया है। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में हम लोग जा रहे हैं, आगे की रूपरेखा तय करेंगे। समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। निश्चित रूप से शुभम सिंह को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा।